So hello everyone, welcome to Prasasnik Gurukul again. Friends, now we are going to analyze one by one this industrial relation code. इसका जो प्रोविजन है अब हम देखेंगे आपका जो थर्ड सेक्शन है वहां से जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, चाहे वो पर्टिकुलरली आपका स्ट्राइक से रिलेटेड हो, ले ऑफ से रिलेटेड हो या अदर जो कंडीशंस है उनसे रिलेटेड हो, वो सब सेक्शन अब देखेंगे वन बाय वन। मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन ही बताऊंगा, उससे ज़्यादा पे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं देखेंगे कुछ ऐसे प्रोविजन जो इरेलेवेंट है। मैं सिर्फ आपको ऐसे सेक्शन जो इरेलेवेंट है वो मैं आपको सिंपली बता दूंगा कि आप याद रख लीजिए, अगर याद नहीं भी है तो कोई इश्यू नहीं है। बट अगर हम थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है आपको दिख रहा होगा चैप्टर 2 जिसमें हमने देखा था बाईपार्टाइट फोरम्स। इसका मतलब बाई का मतलब है कि जहां पे दो पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो पहली चीज है आपकी वर्किंग कमेटी, वर्क्स कमेटी, ठीक है। वर्क्स कमेटी का अगर आप यहाँ पे प्रोविजन देखेंगे तो आपको दिख जाएगा सेक्शन थर्ड है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है आपका ईपीएफओ एग्जामिनेशन में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड वर्क कमिटीज आर गिवन, ठीक है, या वर्क कमेटी का प्रोविजन है कहां पे। तो ये आपका क्या है, सेक्शन 3। तो आप मेरे साथ रिवाइज करते चलना, ठीक है। इसके बाद में एमसीक्यू जो इस पे आप देखेंगे, एमसीक्यू में आपको हर चीज क्लियर आ जाएगी, बट आप सिंपली यहां पे देखना सेक्शन 3 में हमको जाना है, ठीक है। सेक्शन 3 क्या बताता है, वर्क्स कमेटी, ठीक है। वर्क्स कमेटी आपका बताता है सेक्शन 3। अब ये क्या है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि इन द केस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच 100 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। तो वर्क कमेटी कहां पर बनाई जाएगी, कहां पर वर्क कमेटी होगी, नेसेसरी जो ये एक्ट कहता है वो कहां पर होगी, ये वहां पर होगी जहां पर 100 या 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन बन गया एमसीक्यू का। पहला बना वर्क कमेटी किस सेक्शन में है, किस में है आपका सेक्शन 3 में। वर्क कमेटी किस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में होगी, वो वहीं पर होगी जहां पर आपका 100+ होगा। तो एप्लीकेबिलिटी जो है वर्क कमेटी के रेस्पेक्ट में किन किन ऑर्गेनाइजेशन पे, एस्टेब्लिशमेंट पे है जिनके पास 100 या 100 से ज्यादा वर्कर है, उससे कम वाले पे ये पर्टिकुलर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। आपको दो चीजें पता चल गई, ठीक है। अब आते हैं एम्प्लॉयड और हैव बीन एम्प्लॉयड ऑन एनी डे इन प्रोसीडिंग 12 मंथ्स, ठीक है, पिछले 1 महीने, ठीक है। ये सब आपको याद नहीं रखना। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर रिक्वायर द एम्प्लॉयर टू कॉन्स्टिट्यूट ए वर्क कमेटी। वर्क कमेटी स्टैब्लिश कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी? नहीं, वर्क कमेटी स्टैब्लिश करेगा एम्प्लॉयर। ये मैंने आपको क्या बोला, बाईपार्टाइट फोरम। बाईपार्टाइट फोरम की जब मैं बात कर रहा हूं, अगर गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती, गवर्नमेंट अगर इसमें इन्वॉल्व होती, ये ट्रीपार्टाइट बन जाता, मतलब 3 पार्टी इन्वॉल्व होती। यहां पर क्या है, सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दो इन्वॉल्व है। बाईपार्टाइट फोरम है ये वर्क कमेटी। वर्क कमेटी को स्टैब्लिश कौन करेगा, वर्क कमेटी को स्टैब्लिश करेगा एम्प्लॉयर, ठीक है। तो वर्क कमेटी का स्टैब्लिशमेंट सिर्फ एम्प्लॉयर करेगा। इन सच ए मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, यहां पे आप देख ही सकते हैं, वर्कर एंड एम्प्लॉयर इंगेज्ड इन द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। जो उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वर्क कमेटी का हिस्सा बनेंगे। यहां पर आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। तीनों क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, वर्क कमेटी इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, तो आप बोलेंगे सेक्शन नंबर 3। फिर आप बोलेंगे वर्क कमेटी जो है बाईपार्टाइट, तो आपको पता ही चल गया, एम्प्लॉयर और उसके बीच कौन स्टैब्लिश इसको करेगा, इसको स्टैब्लिश करेगा एम्प्लॉयर, ठीक है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे। अगर, ठीक है, अगर पर्टिकुलर में वर्क कमेटी नहीं है तो गवर्नमेंट एक स्पेशल या जनरल ऑर्डर निकाल सकती है, भाई इतने जो आपके एस्टेब्लिशमेंट है इन सबको एक वर्क कमेटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। अब वो करेंगे कौन, वही एस्टेब्लिशमेंट जिनके पास 100 या 100 से ज्यादा वर्कर होंगे, ठीक है। वर्क कमेटी का प्रोविजन आपको याद हो गया और मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन आएगा आप क्लियर इसको कर देंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय दैट द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन सच कमेटी कैसे होना चाहिए, सेल नोट भी देखिए, एम्प्लॉयर के जो है वो एम्प्लॉय से कम नहीं होने चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो जो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कम नहीं होने चाहिए एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से। ऐसा नहीं है आप एम्प्लॉयर ने अपने 10 रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए, एम्प्लॉय को बोला कि तुम 2 लेके आ जाओ, तो कितने हो गए, टोटल 12 हो गए, उनकी तो माइनॉरिटी रह गई, उनकी तो बार्गेनिंग पावर लो रह गई,
आपको क्या करना है कि उससे कम नहीं हो सकते हैं। अगर वर्कर की तरफ से मान लीजिए एम्प्लॉयर की तरफ से 6 आ रहे हैं तो वर्कर की तरफ से 6 तो आना ही पड़ेगा, वो लीस्ट नंबर होगा, मिनिमम नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोविजन पे चलिए, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स शैल बी चोजन इन सच ए मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब फ्रॉम अमंग वर्कर्स इंगेज्ड इन द एस्टेब्लिशमेंट इन कंसल्टेशन विद देयर ट्रेड यूनियन, ठीक है, एंड इन कंसल्टेशन विद देयर ट्रेड यूनियन। रजिस्ट्रेशन में ट्रेड यूनियन का बताऊंगा, जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 7 है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बट अभी के आप देख लीजिए कि उनका जो मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव है, वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसे चूज किए जाएंगे। अगर आप यहां पे देखें तो वो चूज किए जाएंगे कैसे, उन्हीं लोगों में से चूज किए जाएंगे। दूसरा बात क्या है कि आफ्टर द कंसल्टेशन विद ट्रेड यूनियन, और ये और नहीं है, यहां पे एंड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि कंसल्टेशन क्या है, वो कंपलसरी है, कंसल्टेशन नेसेसरी है, एज पर द प्रोविजन कंसल्टेशन होना जरूरी है। तो कंसल्टेशन आपकी ट्रेड यूनियन की होगी, तभी आप जो है रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ वर्क कमिटी टू प्रमोट मेजर फॉर सिक्योरिंग। देखिए ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, स्किप करना। उसकी ड्यूटी क्या होगी भाई, वो क्या करेगा कि उन दोनों के बीच में गुड रिलेशन बने रहे, वो सब चीज़ों को प्रमोट करना, ठीक है। ये सब तो जनरल प्रोविजन है, आपको इस पे जाना नहीं, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके सेक्शन नंबर 4 पे। सेक्शन नंबर 4 लेके आया आपका ग्रीवेंस रेड्रेशल मैकेनिज्म। रेड्रेशल मैकेनिज्म का मतलब है कि अगर कोई भी समस्या आती है उसका समाधान, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, समस्या का समाधान करेंगे, ग्रीवांस जो है उसको दूर करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 4 अगर आपसे पूछ लिया जाता है ग्रीवांस रेड्रेशल मैकेनिज्म जो है, या फिर कमिटी, सॉरी नॉट मैकेनिज्म, दिस इज कमिटी, तो जो कमिटी है वो आपकी किस पर्टिकुलर प्रोविजन में है। तो पहला आंसर, पहला तो क्वेश्चन यहीं पे बन गया कि किस सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 4 में है। अब दूसरा देखते हैं कि एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर, वर्क कमेटी कितने में थी, जो 100 प्लस थे। अब ग्रीवेंस कमेटी किसमें, देखिए अब आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उसमें ऑप्शन आया, आपको पता हो कि वर्क कमेटी तो बनेगी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में जहां पर हमने 100 या 100 से ज्यादा एम्प्लॉय की बात की हो, और ग्रीवांस तो यार अगर कम लोगों का भी ग्रीवांस हो तो वो तो उसको तो हमें रिजोल्व करना चाहिए। यही तो सोचेंगे आप कि ग्रीवांस तो कम लोगों का भी हमको फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि किसी का पर्टिकुलर कोई इशू हो सकता है। वर्क कमेटी का क्योंकि वो जनरल पर्पज आपने देख लिया कि हाँ ठीक है, वर्क कमेटी जो है इंश्योर करेगी, गुड रिलेशन बनाएगी, बट जब ग्रीवेंस की बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि 100 से कम वालों को अगर आप छोड़ दोगे, ऐसी इंडस्ट्री को छोड़ दोगे जिसमें 50 वर्कर है, 60 वर्कर है, नहीं वो भी जरूरी है। वैसे तो अगर एक वर्कर के लिए भी कर देते सर, सब इंडस्ट्री के लिए कर देते तो कोई इशू नहीं था, बट आपको पता है कि जो बहुत ही छोटे इंडस्ट्री होती है, जो बहुत ही ऐसी इंडस्ट्री होती है जो स्मॉल मार्जिनल जो इंडस्ट्रीज जो होती है, ठीक है, उस सेक्टर की, तो वहाँ पर ये सारे लीगल प्रोविजन लगाना क्या है, उनकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करना है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सभी को इंक्लूड क्यों नहीं किया, 20 प्लस क्यों बोला, क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है, जो आपका एमएसएमई सेक्टर है ना, एमएसएमई सेक्टर पे अगर आप ज़्यादा रेगुलेशन लेके आ जाओगे तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए एक बार दे दिया इन्होंने कि भाई 20 और 20 से ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर आप एक या एक से ज़्यादा, अब ये भी कंपल्सन नहीं है कि एक ही ग्रीवेंस रेड्रेशल मैकेनिज्म कमिटी बनेगी, एक से ज्यादा कमिटी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म बोला था, आप उसको करेक्ट कर लेना, कभी फिर नीचे कमेंट करे और बोले सर ने तो मैकेनिज्म बोल दिया, ये खुद ही नहीं पता। भाई नहीं पता मुझे, इतने सारे एक्ट है तो ये थोड़ा ही है कि मैं एज इट इज सबको याद करता जाऊंगा, आपको मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। मुझे क्या पता है नहीं पता है वो चीजें अलग है, बट यहाँ पर आपको देखना है कि आपको ये कमेटी है और ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में जिसमें 20 या 20 से ज्यादा वर्कर है वहां पर कंपल्सन होगा, ठीक है। अब ये कमेटी, इसमें भी वही बात है कि रिप्रेजेंटेशन दोनों का सेम होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर एंड वर्कर, ठीक है। चेयरमैन जो है वो क्या होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए उन्हीं पर्सन में से, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों को,
और अल्टरनेट बेसिस पे होना चाहिए। भाई आप देखिए ये एग्जांपल समझिए, टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है आपके 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देखिए अब ग्रीवेंस रेड्रेशल मैकेनिज्म को आप थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रीवेंस रेड्रेशल कमिटी, सॉरी, ठीक है, ग्रीवेंस रेड्रेशल कमिटी जो है आपकी GRC सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये बनाई जाएगी। किन किन इस्टेब्लिशमेंट पे लगेगी? जिनके पास में 20 या 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हो, ठीक है। इसके जो मेंबर होंगे आपके वो दोनों तरफ से इक्वल होंगे, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयर को, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, वो कितने होंगे? क्योंकि इसकी लिमिटेशन दे दी 10, आप मान लीजिए कि 10 ही है, 10 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है, बट एक्सीड नहीं होने चाहिए 10 से। तो अगर 10 है तो 5 एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव, 5 आपके वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब इस कमिटी का आप मान लीजिए ए पर्सन कोई चेयरमैन है, ठीक है। ये जो चेयरमैन है आपका, ये मान लिया इस साल आपका कैसे बन गया, इस साल आपका एम्प्लॉयर का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो बन गया इसका चेयरमैन। तो नेक्स्ट ईयर कौन बनेगा? जो आपका एम्प्लॉइज का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। आप इसको करेक्ट करके, ठीक है, एम्प्लॉइज का जो रिप्रेजेंटेटिव है, समझ में आया आपको? GRC क्या है? GRC आपका कमेटी जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर इस्टेब्लिशमेंट को जिसमें 20 प्लस वर्कर काम कर रहे, 20 या 20 प्लस सबको बनानी पड़ेगी, इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। उसमें मेंबर आपको पता चल गया, चेयरमैन का पता चल गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है अगर IRC कोड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखिए, अब टोटल मैकेनिज्म भी इसमें देख लीजिए आप, किस टाइप से आप एप्लीकेशन देंगे, कैसे आपका प्रोसेस पूरा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एन एप्लीकेशन, जो सेक्शन इसका सब सेक्शन इसका 5 है, ये क्या कर रहा है? एन एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट टू एनी डिस्प्यूट रेफर्ड टू इन, ठीक है। जो भी आपका पर्टिकुलर डिस्प्यूट होगा, ये सारे सेक्शन सब सेक्शन में क्या है, ये ध्यान मत देना आप, ठीक है। बिफोर द ग्रीवेंस रेड्रेशल कमिटी बाय एग्रीव्ड वर्कर इन सच ए मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच सच कोज ऑफ एक्शन ऑफ सच डिस्प्यूट अकर्स। देखिए ज़्यादा अंदर आपको नहीं जाना, या एराइज, ठीक है, जो भी इसमें लिखा हुआ है। आपको ये है कि भाई आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर आप कह रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर ग्रीवेंस मेरा है, या किसी डिस्प्यूट था कोई पर्टिकुलर, ठीक है, वो डिस्प्यूट मान लिया आपका 6 महीने पहले हुआ तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, 9 महीने पहले हुआ एप्लीकेशन दे सकते हैं, 1 साल के अंदर तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं विद इन 1 year। अगर आप कह रहे हैं कि डिस्प्यूट हुआ था 1.5 साल पहले और ग्रीवेंस रेड्रेशल कमेटी जो है GRC, आप उस GRC के सामने चले गए, 1.5 साल का तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लिमिटेशन है वो सिर्फ 1 साल है। तो इसको आप याद रखना, लिमिटेशन क्या है आपकी? 1 साल विद इन 1 year, ठीक है। तो अगर 11 महीने में है तो आप जा सकते हैं, 6 में जा सकते हैं, 1 मंथ में जा सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा नहीं हो, 12 महीने से ज़्यादा अगर आपका कोई डिस्प्यूट इस टाइप का है तो वहाँ पे आपका GRC का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब GRC आपकी एप्लीकेशन लेके, ऐसा तो नहीं है कि GRC रख लेगी एप्लीकेशन और बोलेगी रख के एप्लीकेशन जाइए भैया। क्या होगा? GRC एप्लीकेशन को लेगी, लेने के बाद में GRC उस पर क्या करेगी? जो भी कार्रवाई करेगी वो प्रोसीडिंग को वो नॉर्मली 30 दिन में आपका निपटारा करने का, उसको रिजोल्व करने का, उस पर एक्शन लेने का ट्राई करेगी। यहाँ पे मे कंप्लीट है, ठीक है। बहुत लोग इसे सोचेंगे कि 30 दिन में कंपल्सन है, नहीं, यहाँ पे मे एक जनरल आपका दे दिया, इससे लेट भी हो सकता है, बट 30 दिन एक जनरल पीरियड है कि अगर आपने एप्लीकेशन आज दी तो 30 दिन तक GRC को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। में है, अब वो करनी पड़ेगी नहीं है, ठीक है। अगर सेल आता है यहाँ पे तो क्या होता कि उसको करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे में है तो इसका मतलब ये 30 दिन का पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। लेवरेज है GRC को। अब ठीक है, इसके बाद में
अब है कि डिसीजन जो है वो किस बेसिस पे होगा। आपको पता है 10 मेंबर है, 10 मेंबर में अब डिसीजन किस बेसिस पे होगा। यहां पर जो पर्टिकुलर प्रोविजन है वो बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी व्यू ऑफ कमिटी, और इसमें भी एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द वर्कर हैव एग्रीड टू सच डिसीजन। अब यहाँ पे अब डिसीजन आप मान लीजिए कि जीआरसी कमिटी बैठी, आपको पता है कि जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही अगर आप कोई ग्रुप बनाते हो इंडिविजुअल का, क्या वो सब एक चीज पे एग्री हो जाएंगे? नहीं होंगे। अब वो किस चीज पे एग्री होंगे नहीं होंगे उनका अपना डिसीजन है। तो यहां पर आप मान लीजिए कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग में से आपको पता है कि 5 लोग वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव है, 5 आपके एम्प्लॉयर के, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसी कमेटी है तो इस कमेटी में वर्कर के जितने भी लोग हैं उनमें से कम हाफ, ठीक है, और टोटल का मेजोरिटी, बट वर्कर में से हाफ। देखिए यहां पे मैंने 10 ऐसी कंडीशन ले ली, तो 2.5 तो मैं अब कर नहीं सकता, तो हो सकता है कि वहां की पर्टिकुलर कंडीशन उसमें जो हाफ है फिर उसको आपका 3 माना जाएगा 5 में से, ठीक है। तो अब 2.5 तो कर नहीं सकते अगर 5 रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेजोरिटी व्यू होगा, बट कंपल्सन ये है कि जो वर्कर्स में भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें से भी कम से कम हाफ लोग तो जो है इसके फेवर में हो। तो यहाँ पे अगर 5 है तो वो 3 लिया जाएगा, 2 नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 3 कम से कम होने चाहिए, 10 में से 6 होने चाहिए, और 6 में से उनमें से 3 वर्कर के होने चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी आपकी। अब उसके बाद है कि अगर किसी वर्कर को लगता है कि भाई मैं तो खुश नहीं हूं जीआरसी के डिसीजन से, तो वो क्या करेगा। अब अगर वो कह रहा है कि जीआरसी के डिसीजन से मैं खुश नहीं हूं, तो उसके पास कितना टाइम का पीरियड है, उसके पास 60 दिन के अंदर, देखिए यहाँ पे विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ जीआरसी कमिटी और फ्रॉम द डेट ऑन विच पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6। आपने 30 दिन जो वो खत्म हो गया, जीआरसी एक्शन नहीं ले रही है, उसे लग रहा है कि भाई मेरा ग्रीवेंस तो जो है उसको रेड्रेस नहीं किया जा रहा, उसको एड्रेस यहाँ पे किया नहीं गया, ठीक है, ग्रीवेंस को जो है एड्रेस नहीं किया गया और सोल्व नहीं किया गया, तो वो क्या करेगा, वो एक फाइल करेगा एप्लीकेशन कहाँ पे, फॉर द कॉन्सिलिएशन ऑफ सच ग्रीवेंस टू द कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, जो हमने बोला था कि सेक्शन 43 में होगा, ठीक है, थ्रू ट्रेड यूनियन ऑफ विच ही इज ए मेंबर। अब इस खेल को समझिए कि मान लीजिए मैंने क्या बोला, जीआरसी में वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है क्या किया, उसने पहले एप्लीकेशन दी, 30 दिन का टाइम पीरियड दिया, 30 दिन के टाइम पीरियड में अब मान लीजिए कि 30 दिन तक भी जीआरसी ने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो उसके अगले 2 महीने 60 दिन के अंदर अंदर वो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास जा सकता है, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, बट किसके थ्रू, ट्रेड यूनियन के थ्रू। या फिर जीआरसी ने डिसीजन दे दिया, आप मान लीजिए 15 दिन बाद जीआरसी ने डिसीजन दे दिया, तो उसके अगले 60 दिन तक वो अगर खपा है जीआरसी के डिसीजन से, उसे लग रहा है कि नाइंसाफी हुई है, तो वो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास जा सकता है, ठीक है, 60 दिन के अंदर। वो टाइम पीरियड 7 दिन है। इसका मतलब जीआरसी का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट जो कंप्लेन फाइल होगी वो कितने दिन के अंदर होगी, वो 60 दिन के अंदर होगी। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जीआरसी कितने में, जनरल जीआरसी के ऊपर कंपल्सन नहीं है कि 30 दिन में डिसीजन दे, बट जनरली 30 देना चाहिए, ठीक है। बट कोई आदमी जीआरसी के डिसीजन आने के बाद उसके पास सिर्फ 60 दिन है, भैया आप 60 दिन में कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास जाइए, अपनी एप्लीकेशन फाइल करिए, बट ट्रेड यूनियन के साथ जाना पड़ेगा, खुद नहीं अब फाइल करोगे, अब अपनी ट्रेड यूनियन के थ्रू करोगे, क्योंकि अब बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करना है। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर आपका आर्टिकल और सेक्शन 42 में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बाकी प्रोविजन मुझे नहीं लगता अब इंपॉर्टेंट है। जीआरसी से रिलेटेड आपको जनरल इसका कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुई, कितने इसमें मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम मेंबर 10 हो सकते हैं जीआरसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीवेंस रेड्रेशल कमेटी जो है आपकी, उसमें कितने मेंबर होंगे, 10 मैक्सिमम हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैं बात की आपकी कि क्या होगा, आपका दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं है, मेजोरिटी बेसिस पे आपका डिसीजन होगा, उसमें वर्कर का जो है हाफ प्लस जरूर होना चाहिए। 60 डेज आपको मिलेंगे टू फाइल द एप्लीकेशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ जीआरसी।
अब चैप्टर 3 पे चलिए, ट्रेड यूनियन। ठीक है, आज हम ट्रेड यूनियन पे इसको खत्म करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में। उसके बाद में हम दूसरी क्लास में देखेंगे ट्रेड यूनियन से नेक्स्ट जो आपके अदर प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है। ठीक है, तो ट्रेड, क्योंकि ये आईआरसी सबसे इंपॉर्टेंट कोड है, इसलिए मैं इस पे फोकस भी ज़्यादा कर रहा हूँ, इस पे आपको डिटेल में भी ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि आईआरसी कोड जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, उसी से क्वेश्चन भी आपके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एमसीक्यू में जो बचे प्रोविजन होंगे, जो आपको लगेगा कि प्रोविजन बच गए हैं, उन सबको मैं कवर करूंगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेड यूनियन की जब मैं बात करता हूँ, तो चैप्टर 3 है इसका, मैंने आपको बताया भी था, वो आपसे क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट हो गया। चैप्टर 3 पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका सेक्शन 5। सेक्शन 5 किसके बारे में बताता है? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रार, जहां पे आप एप्लीकेशन देंगे कि हमारी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करिए, उसके बारे में बताता है। ये प्रोविजन सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये जाना ज़्यादा देखना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट may by notification appoint a person to be registrar of trade union or other person as a additional registrar of trade union, joint registrar, deputy registrar, who shall exercise such power and perform such duties of registrar as state government by notification specify। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 5 में आपको ये याद रखना है, जो रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट है वो कौन कर रहा है? रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? आपका स्टेट गवर्नमेंट। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा इसमें आपको नहीं जाना है। ठीक है, अब चलिए सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 आपका है क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन। भाई आपने अब अथॉरिटी ऑफ रजिस्ट्रार बना दी, आपने बता दिया कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, बट अब बता रही है सेक्शन 6 में ये पर्टिकुलर एक्ट जो है, आपका कोड जो है, वो कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, जो उसका क्राइटेरिया, नोट प्रोसेस, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। प्रोसेस से पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा ना क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका जनरल भी था, जो पहले ट्रेड यूनियन एक्ट की हम बात करते थे, कि एनी 7 और मोर, ठीक है, 7 और 7 से ज्यादा मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है, किसी भी ट्रेड यूनियन के 7 या 7 से ज्यादा मेंबर में बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू रूल्स to the rules of trade union and by otherwise complying with the provision of this code with respect to registration apply for registration। भाई इतना आपको समझ लेना है, भाई मिनिमम आपको 7 मेंबर चाहिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, 7 मेंबर का आपका सिग्नेचर चाहिए। 7 मेंबर आपके क्या करेंगे? सिग्नेचर करके वो एग्री करेंगे कि ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन है। 7 या 7 से ज्यादा, मिनिमम 7 है। ठीक है, दूसरा आप देखिए, नो ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्कर्स और 100 वर्कर विच एवर इज लेस, ठीक है, engaged or employed in the industrial establishment or industry with which it is connected आर मेंबर्स ऑफ सच ट्रेड यूनियन ऑन द डेटिंग ऑफ। देखिए, जब आप एप्लीकेशन कराने जा रहे हैं तो वहां पर आप किस टाइप की यूनियन को, ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करा सकते हैं। भाई आप उसी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करा सकते हैं जिसके कम से कम 10% मेंबर या फिर 100 मेंबर, जो भी कम हो सकता है किसी इंडस्ट्री में, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो लोग काम कर रहे हो, वहां पे वो जो 10% है वो आपका 90 बैठ रहा हो, तो जो भी कम हो या 100, जो भी कम है आपके उस पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है जिससे रिलेटेड आपने यूनियन बनाई है उसमें इंगेज होने चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते वो आपके कि हमारे ट्रेड यूनियन के ये मेंबर है और भाई वो मेंबर कहीं पे एम्प्लॉयड ही ना हो। ठीक है, उनमें से 10% और 100 मेंबर, ठीक है, जो भी लेस होगा उतने लोग इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इंगेज होने चाहिए। ठीक है, ये बोलता है सेकंड प्रोविजन। फिर थर्ड क्या बोलता है? वेदर एनी एप्लीकेशन हैज बीन मेड, जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए, सच शैल नॉट डीम टू हैव बिकम इनवैलिड मेयरली बाय द रीजन ऑफ द फैक्ट दैट एट एनी टाइम आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन बट बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन सम ऑफ द एप्लीकेंट बट नॉट एक्सीडिंग हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। देखिए, इसको आप स्किप करिए, आपको क्लियरली कह रहा हूं,
ठीक है। वैसे इसमें पर्टिकुलर प्रोविजन दिया गया है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आपके जो है कुछ लोग उसमें से हाफ मेंबर जो है, हाफ से कम ही मेंबर, ठीक है, हाफ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उतने मेंबर उस ट्रेड यूनियन का जो है उन्होंने मेंबरशिप या तो उन्होंने अपनी खुद ही या तो उनको टर्मिनेट कर दिया गया या उन्होंने खुद ही अपनी मेंबरशिप त्याग दी। तो ऐसे में वो ट्रेड यूनियन जो है आपकी इनवैलिड नहीं हो जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन। तो इसको आपको याद नहीं करना है, स्किप करना है, ठीक है। ये आप सेक्शन 4 भी छोड़िए। अब 7th आप पढ़िए, ठीक है। 2 कंडीशन मैंने रजिस्ट्रेशन में क्राइटेरिया बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। पहला मैंने आपको बताया कि 7 आपका प्लस होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। फिर मैंने सेकंड भी आपका बताया कि आपका कम से कम वो जो ट्रेड यूनियन आप रजिस्टर कराएं। देखिए 2 चीज समझिए। पहली कंडीशन क्या है कि जब आप एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं तो वो जो वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे जो लोग बोलेंगे, ठीक है, ट्रेड यूनियन का जो बनने जा रहे हैं पार्ट, तो रजिस्टर जो कराने जा रहे हैं, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बनाने जा रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन को, तो वहाँ पे 7 या 7 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ क्या है, किस ट्रेड यूनियन को आप रजिस्टर करा सकते हो, जिसमें जो 10% या 100 लोग कम से कम उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जिसके लिए वो ट्रेड यूनियन बनाई जा रही है। दोनों का अंतर समझना, ठीक है। एक लोग तो रजिस्ट्रेशन कराने की बात है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एनी 7 मेंबर, ठीक है, वे अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो एप्लीकेशन करने कौन जा सकता है, कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए या उससे ज़्यादा। और कौन सी ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो सकती है, जिस ट्रेड यूनियन में कम से कम 10% या 100 लोग ऐसे होंगे जो कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से इन्वॉल्व होंगे, उसमें इंगेज होंगे। 2 चीज़ समझना, ठीक है, कौन सी ट्रेड यूनियन आप रजिस्टर करा सकते हैं और जब आप अप्लाई करने चाहेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे कितने बंदे चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका है 7th आपका प्रोविजन है। ये प्रोविजन है, प्रोविजन टू बी कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ये आपको याद नहीं करना है, आपको ये देखना है कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्या होनी चाहिए। उसके रूल, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हो, आप उसके एक रूल बुक बनाते हो या उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप बनाते हो। तो ये 7th सेक्शन कह रहा है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे उसका नेम होना चाहिए, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो पर्पज़, ठीक है, जनरल पर्पज़ जो है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ मेंबर्स जो है वो होनी चाहिए, उसकी फैसिलिटी, इंस्पेक्शन का क्या तरीका होगा, ये सारी चीज़ें जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कंडीशंस और एनुअल जनरल बॉडी जो है, मैनर इन विच मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर, कि भाई ऑफिस बियरर जो है उनका इलेक्शन कैसे होगा, कैसे वो चुने जाएंगे, ठीक है। सेफ कस्टडी ऑफ फंड की सेफ कस्टडी से रिलेटेड, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये आप देख लेना, जनरल प्रोविजन है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब 9th है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। अब 9th आता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से रिलेटेड सेक्शन क्या है, वो 9th सेक्शन है, ठीक है। आपकी कंडीशंस का क्राइटेरिया कहाँ पे है, आपका 7th में वो दिया गया है, ठीक है। 5th में रजिस्ट्रार दिया गया है, ठीक है। अब 9th क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड कैंसिलेशन। दोनों चीजें यहाँ पे है कि रजिस्ट्रेशन भी है और कैंसिलेशन की कंडीशन है। रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि अगर रजिस्ट्रार on being satisfied that trade union has complied with all requirement of provision with this chapter, ठीक है भाई, जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रोविजन थे उसको कंप्लाई कर रही है, ठीक है, उसके दायरे के अंदर है, तो वो क्या कर सकता है, वो पर्टिकुलर को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल मान सकता है, उसे रजिस्टर, ठीक है, सर्टिफिकेट पर्टिकुलर दे सकता है। अब दूसरी चीज क्या है कि ये भी आप छोड़ना, रजिस्ट्रार इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ही शैल एंटर द नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देगा, ये आप छोड़िए। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपका कैंसिलेशन का। कैंसिलेशन के आप सेक्शन सब सेक्शन 5 में आप देख सकते हैं कि 9th सेक्शन के सब सेक्शन 5 में आपका या सब क्लोज 5 में, सॉरी नोट सब सेक्शन, क्लोज 5 में आप देख सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में भी विड्रॉ और कैंसिल्ड बाय रजिस्ट्रार। अब वो कब कब किया जा सकता है, तो ये 3 चीजें दी गई है। या तो ट्रेड यूनियन जो है आपकी वो अप्लाई करे कि हमें कैंसिलेशन कराना है,
दूसरा दिया हुआ है ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम रिगार्डिंग द कॉन्ट्रावेंशन बाय ट्रेड यूनियन ऑफ द, भाई आप अपने जो ट्रेड यूनियन के रूल्स है या फिर जो ये कोड है उसके जो रूल्स है उनका कहीं वॉयलेशन कर रहे हैं तब वो कर सकता है। इफ रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि जो मेंबर है वो 10% से, जो मैंने आपको बताया था कि 10% या फिर 100 जो भी लेस है उतने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इंगेज होने चाहिए, अगर वो है तब भी ये क्या कर सकता है, तब भी उसको जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 60 डेज, ठीक है, आप ये देखिए 60 डेज प्रीवियस notice in written specifying the ground on which it is proposed to cancel the certificate of registration shall be given to particular, जो भी आपकी ट्रेड यूनियन होगी, मान लिया रजिस्ट्रार किसी ए पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन को का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है, वो सेटिस्फाई हो गया कि भाई ये ट्रेड यूनियन जो है वोलेट कर रही है प्रोविजन को, और किसी भी तरीके से वो सेटिस्फाई है, ठीक है, तो उसको 60 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा, 60 डेज का एक नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस पीरियड में वो क्या कर सकते हैं, वो अपना पर्टिकुलर केस भी अपना बता सकते हैं या फिर अपने जो ग्राउंड्स उनको लगता है, और उस पर्टिकुलर नोटिस में उनको ग्राउंड बताने पड़ेंगे। यहाँ पर वो आर्बिट्ररी मैनर पे नहीं बोल सकते कि आपको नोटिस दे दिया आपका कैंसिलेशन होगा, आप ग्राउंड बताने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार को ग्राउंड बताना पड़ेगा कि आप ऐसे कैंसिल कर रहे हो। ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि कैंसिलेशन का जो 3 कंडीशन है, या तो एप्लीकेशन देंगे या फिर आपने वोलेशन किया है या फिर रजिस्ट्रार खुद के बेसिस पे उसने देख लिया कि ट्रेड यूनियन जो है उसमें 100 वर्कर या फिर 10% जो भी लेस है इंगेज नहीं है उस इंडस्ट्री से। बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोविजन आपके डायरेक्टली आ सकते हैं। अब ये क्या है कि आपका जो अपील कर सकते हैं आप, ठीक है, कैंसिलेशन है या आप रजिस्टर नहीं कर रहे हैं उसके अगेंस्ट अपील आप सेक्शन नंबर 10 में कर सकते हैं। यहां पर आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अपील का जो सेक्शन है, अपील का जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 10 है। ठीक है, अब 11th 12th ये इंपोर्टेंट प्रोविजन नहीं है, आपका 13th प्रोविजन भी इंपोर्टेंट नहीं है, फिर उसके बाद में आपका 14th प्रोविजन, 15th प्रोविजन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जनरल फंड्स है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल फंड्स। ठीक है, इम्यूनिटी सेक्शन 16 और 17 क्या है, इस सेक्शन 16 तो क्या देता है, एक जनरल जो है सिविल इम्यूनिटी देता है। भाई आप किसी ट्रेड यूनियन के पार्ट हो जाते हो तो हो सकता है आप उस ट्रेड यूनियन का पार्ट होते हुए कुछ ऐसी एक्टिविटी करें, अगर जनरली आप वो एक्टिविटी कर रहे हो तब आपके अगेंस्ट कोई सिविल सूट आ सकता है, आप कुछ डैमेज आपसे हुआ तो उस डैमेज का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। बट अगर आप सिंपली कुछ ऐसा काम ट्रेड यूनियन का जो ऑब्जेक्टिव है उसके फर्दरेंस में आप कोई काम कर रहे हो तब आपको एक इम्यूनिटी मिलेगी सिविल सूट। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई ये नहीं बोल सकता, सेक्शन 17 कहता है कि अगर आप ट्रेड यूनियन का जो उसका ऑब्जेक्टिव है, कोर ऑब्जेक्टिव, और आपने कोई भी आईआरसी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का कोई प्रोविजन वोलेट नहीं किया है और आप अपना जो ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आप अपनाते हो, आपने बोला कि आज हम इस टाइप का स्ट्राइक करने जा रहे हैं, आप हम ये, तो उसमें आपके ऊपर कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी का केस नहीं कर सकता। बट ऐसा नहीं है आपने कोई क्राइम कर दिया, ऑफेंस कर दिया, तब आप बोलेंगे मैं तो ट्रेड यूनियन का मेंबर हूं, मुझ पे एप्लीकेबल नहीं। अगर आप ट्रेड यूनियन का जो जनरल पर्पज है, जो लीगली सेट बैठेगा आईआरसी के रूल में, तब ही आपके लिए ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी में एग्जम्पशन है सेक्शन 17 में। ठीक है, 18 आप छोड़िए, 19 में भी कोई इशू नहीं है। अब 20 जो है, 20 इंपोर्टेंट प्रोविजन है और 20 बताता है राइट ऑफ माइनर टू बी ए मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। अब यहाँ पे बोलता है कि क्या मेंबर माइनर हो सकता है, तो आप प्रोविजन पढ़िए। एनी पर्सन हु हैज अटेन द एज ऑफ 14 ईयर एंड इज एम्प्लॉयड इन नॉन हैजार्डस इंडस्ट्री मे बी ए मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सब्जेक्ट टू एनी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या है, आप किसी को माइनर क्या किसको मानते हो, जिसकी एज जो है 18 से कम है। जनरल जो प्रोविजन है आपका माइनर का क्या है कि जिसकी एज 18 से कम है, क्या ऐसा बंदा आपका ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है? तो सेक्शन आपका 20 कहता है हाँ, माइनर कैन बिकम ए मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। अगर आप, बट वो कितना, 14 से लेके 18, मतलब 14 प्लस वाला बन सकता है,
14 से नीचे तो बिल्कुल नहीं बन सकता। तो माइनर कौन सा बन सकता है? जिसकी एज 14 हो और 14 के ऊपर भी जो 14 से 18 का वो माइनर रहेगा, तो उस गैप में भी वो नॉन हजार्डस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होना चाहिए। ऐसा नहीं वो किसी केमिकल इंडस्ट्री में है जहाँ पे हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट ज़्यादा है, इस टाइप का नहीं बन सकता। बट जो नॉन हैजार्डस इंडस्ट्री है उसमें अगर वो एम्प्लॉयड है तो वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। और 20 के बाद में अदर प्रोविजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है आप अपने कमेंट भी दीजिए और रिवीजन करते रहिए सारी चीज़ों का, और बेसिक एक्ट से ही आप चीज़ों को पढ़ना। उसके बाद MCQ मैं कराऊंगा, उसमें आप अब देखना जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आपको सही आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आपको आदत पड़ जाएगी जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर एक्ट को आपको लेके आना है, पर जो 4 कोड है आपको बेसिक उनकी डेफिनेशन और जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो आपको एज इट इज अच्छे से पढ़ने चाहिए अगर आप प्रिपरेशन को उस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो। आप सोच रहे हो कहीं से शॉर्टकट मिल जाएगा और आप सिंपली यूट्यूब की 4 वीडियो जिसमें आपको डायरेक्ट सेक्शन बता देते हैं वहाँ पे आपसे एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। आपने देखा भी होगा EPFO की लास्ट ईयर की भी कट ऑफ काफ़ी हाई थी। अगर आप कोई भी चीज़ मिस करते हो, यहाँ पर कंपटीशन उस लेवल का हो गया, UPSC ने अपने आप को भी ऐसा बना लिया कि वो इतने डीप पूछते हैं, अगर आपने उसका मीनिंग नहीं समझा, इंटरप्रिटेशन उसके अच्छे से नहीं की, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेसिफिकली UPSC के जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन हो या फिर अदर सर्विसेज के। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।